हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड टर्म में हमारा हिंदी ग्रामर का चैप्टर है 11, जिसका नाम है सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, जो आपकी कॉपियाँ रह गई हैं उसमें आप सेकंड टर्म बनाएंगे और उसी कॉपी में अपने आगे का काम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों की कॉपियाँ भर चुकी हैं वो बच्चे नई कॉपी खरीदेंगे, और जिन बच्चों की कॉपियाँ खाली हैं अभी वो अपना उसमें सेकंड टर्म बनाएंगे और उसी में अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम का। सर्वनाम शब्द सर्व तथा नाम शब्दों को मिलाकर बना है। सर्व शब्द का अर्थ होता है सब, तथा नाम शब्द का संज्ञा का ही पर्याप है। अतः सर्वनाम शब्द का अर्थ होगा वह शब्द जो सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। अब है हमारा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तब बातचीत करने वालों में एक वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, तथा दूसरा श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। वक्ता कभी तो अपने बारे में कुछ कहता है और कभी श्रोता के बारे में कुछ कहता है। इसके अलावा दोनों ही किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहते सुनते हैं जो वहाँ उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में तीनों ही पुरुषों यानी बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उनके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं बैठा हूँ, अब ये तो मेरे लिए। तुम जा रहे हो यानी सुनने वाला हो गया श्रोता, और वह आएगा जो सुन नहीं रहा है, जो तीसरा व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है, तो हो गया ये पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत में एक वचन में मैं तथा बहुवचन में हम आता है। जैसे मैं कल कश्मीर जा रहा हूँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, हम इसी शहर के निवासी हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब आता है मध्यम पुरुष। श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाले के द्वारा किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक के सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम तथा आप, ये जो है तीनों ही उदाहरण मध्यम पुरुष में आते हैं। जैसे मीरा कल तुम स्कूल मत आना, और बहुवचन में लड़कियों कल तुम लोग स्कूल मत आना। भाभी जी अब क्या यहीं रुकेंगी? दोस्तों क्या आप लोग यहीं रुकेंगे? थर्ड आता है अन्य पुरुष। वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे रूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे
वह यानी मदन सोहन से। यार आजकल वीणा कक्षा में नहीं आ रही है, वह इन दिनों कहीं बीमार तो नहीं? सोहन, हाँ वह बीमार है। अब ये तो हुआ एक वचन में। और बहुवचन में देखिए, वे सर्वनाम व्याकरण की दृष्टि से तो बहुवचन का रूप है, परंतु इसका प्रयोग भी प्राय आदर सम्मान देने के लिए एक वचन में किया जाता है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से, कल मेरी माताजी दिल्ली जा रही हैं, फिर वे दिल्ली से हरिद्वार जाएंगी। हिंदी में वे का प्रयोग बहुवचन रूप भी लोग लगाकर वे लोग बनाया जाता है। जैसे एक छात्र दूसरे छात्र से, कल श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी भारत आ रहे हैं, वे लोग ताज होटल में ठहरेंगे। अब हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे निश्चयवाचक में होता है, अध्यापक मदन यह क्या उठा लाए हो? छात्र, ये किताबों की ओर इशारा करते हुए। मतलब निश्चयवाचक में होता है जिस चीज़ के बारे में हमें पता हो कि हाँ ये चीज़ ये है, ये होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित ना होकर वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चलता हो। जैसे इसमें हम उदाहरण देख रहे हैं, शायद कोई बाहर खड़ा है जिसके बारे में हमें कन्फर्मेशन नहीं है कि बाहर कौन है। आज मुझे कोई याद कर रहा है, बाज़ार से कुछ ले आइए, मुझे भी कुछ मिल जाता तो अच्छा होगा। तो ये सब क्या होते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में कौन यानी व्यक्ति के लिए, क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या घटना के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे इसमें कुछ उदाहरण भी आपको दिए गए हैं, कौन बोल रहा है या कौन सोएगा, आज आपने क्या बनाया है, इन घड़ियों में आपको कौन सी पसंद है, इन मकानों में से आप कौन सा खरीदना चाहते हैं। तो ये सब होते हैं हमारे प्रश्नवाचक। अब आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम आश्रित उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्य के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, अतः इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हिंदी में जो, जिसे, ये सब क्या होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। वह लड़की नहीं आई जो अक्सर बात करती रहती है। वह किताब फट गई जिसे मैंने पुस्तक मेले से खरीदा था। वह मकान गिर गया जिसकी दीवार कच्ची थी। तो मकान और दीवार का संबंध था। यह वही लड़का है जिसकी शादी मीरा से हुई थी। जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। छठा आता है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद ही, ये सब कौन से होते हैं निजवाचक। निजवाचक जो अपने लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यह काम मैं स्वयं करूँगी, मुझे खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा, आप यहीं रहें, वह अपने आप संभाल लेगा।
वह किसी से बात नहीं करती, अपने आप काम करती रहती है। तो ये था सर्वनाम और उसके भेद। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। और बेटा इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो आपको कॉपी में डन करनी है, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।